नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल हिंदी नारी में। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी, और मुझे कई सारे प्रश्न इस तैयारी से रिलेटेड मिल रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आंसर करूँ। कुछ जो छूट जाते हैं या कुछ बहुत ज़रूरी है, जो कई लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनका जवाब मैं इस वीडियो में या ऐसे ही कई वीडियो में मैं देने की कोशिश करती हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ कि मुझसे कई लोगों ने इस बीच में सवाल पूछा कि मैम मैंने नेट क्वालिफाई कर रहा है, जेआरएफ क्वालिफाई हूँ, और जो सिलेबस है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का वो तो बहुत कम है, तो क्या मेरे लिए तैयारी सफिशिएंट है? मैं उसी को रिवाइज़ करता रहूँगा, कोई कमी तो नहीं आएगी? मुझे और किताबें कोई लेने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मैंने नेट जेआरएफ जो है वो रिसेंट क्वालिफाई किया है। बहुत ज़्यादा ऐसा कन्फ्यूज़न है कि नेट की तैयारी से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी क्या कोरिलेट करना है या कुछ अलग से अब पढ़ना पड़ेगा। कहीं लोग कॉन्फिडेंस में भी बहुत ज़्यादा हैं कि नेट की तैयारी है मैम, क्या ही ज़रूरत है आप तैयारी करने की, मुझे बस रिवीजन करने के लिए बता दीजिए कितना देर का समय चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कि आपकी तैयारी इतनी हो चुकी है, और मैं खुद हमेशा कहती हूँ कि आपने नेट और जेआरएफ यदि क्वालिफाई किया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो आपको ईजी लगने लगेगा। ठीक है, हमेशा मैं ये कहती हूँ, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि अगर आपने नेट और जेआरएफ निकाल लिया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल ही लोगे, अब आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपको ज़रूरत है कि अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करिए। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम का नेचर समझो कि आप कौन सी परीक्षा देने वाले हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अगर आप उत्तर प्रदेश में देते हो या यूपीएससी या यूपीजीडीसी कोई भी देते हो, या उत्तर प्रदेश के बाहर भी कहीं परीक्षा दे रहे हैं, आप बिल्कुल ये ध्यान दें कि सिलेबस में चेंजेस हैं और क्वेश्चन पूछने का जो नेचर है ना, वो तरीका भी अलग होता है। अब हम क्या फोकस अगर करते हैं, अगर आपने नेट की तैयारी पर ही पूरी तरीके से फोकस किया है तो वो पूरी की पूरी तैयारी जो है वो, जब आप इस तरह के प्रश्न देखते हैं तो कुछ तो प्रश्न आपको इतने आसान मिलते हैं, 70 प्रश्न में से आप 45 प्रश्न इतने आसान मिलेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्ट हो जाता है कि यार ये तो बहुत लेवल उससे आसान है। लेकिन जो उसका जॉनर है पूछने का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्न पूछने का जॉनर है, उसमें यहाँ गलतियाँ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, और हम उसको ज़्यादा हल्के में लेने लगते हैं और गलतियाँ वहीं हो जाती हैं। आपको जैसा प्रश्न पूछ रहा है ना असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, उसको समझना है, और उसके लिए क्या करना है, बहुत ज़रूरी है कि आप PYQ पढ़ें। जिस भी कंपटीशन को दे रहे हो, जिस भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर का कंपटीशन दे रहे हो, उस स्टेट का PYQ ज़रूर पढ़ लो, चाहे जितनी भी अच्छी तुम्हारी तैयारी हो चुकी हो, लेकिन PYQ ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, वो आपका पीछा, PYQ से आपका पीछा जो है वो नहीं छूटेगा। दूसरी बात कि नेट वगैरह के एग्जाम में ना हम टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, पर्टिकुलर टेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उस टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जब आप AP का एग्ज़ाम देने जाते हो, समानता कुछ टेक्स्ट तो वहाँ भी आपके लगे हुए हैं, लेकिन अब जो एग्ज़ाम का जो फलक होता है ना वो बड़ा हो जाता है, वो ब्रॉड हो गया है, ऑल ओवर पूछना है। जैसे कि एग्जाम्पल में दूँ, अगर सिलेबस में आपका जो लगा हुआ है गोदान उपन्यास लगा हुआ है केवल, तो अब आप प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों को भी ध्यान दे करके चले, उससे भी पूछ सकता है। प्रेमचंद का औपन्यासिक वर्णन कोई भी पूछ सकता है। तो ये अब यहाँ पे वो जो लिमिटेशन थी ना सिलेबस की, या एक फोकस था केवल टेक्स्ट का, उस टेक्स्ट से बियॉन्ड भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए पढ़ना है। ठीक है, आप जब उसमें प्रॉपर सिलेबस दे दिया हिंदी साहित्य का इतिहास, तो पूछने की जो छूट है ना वो और भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी ध्यान रख के पढ़ना है कि अब तक भले आप टेक्स्ट पे यूनिट 6 से लेकर के यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 10 तक ज़्यादा फोकस करते हैं नेट के परीक्षा में, आज इस समय का जो पैटर्न चल रहा है वो ज़्यादा यही है। लेकिन अब जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हो या करना है आपको, उसमें आपको तो ऑल ओवर पढ़ना होगा। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक एक चीज़, एक एक विद्वान को लेकर के, या अपने किसी और अन्य सब्जेक्ट हिंदी साहित्य के अलावा अगर किसी की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक टॉपिक टू लेकर के उसका रिसर्च कर बना करके अपनी तरफ से प्रश्न बना करके उसको पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीसरी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है GS। आप किसी भी जगह का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरते हो तो वहाँ का GS, उसमें GS के कुछ प्रश्न जरूर से अलग पूछे जाएंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो ये 30 कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं या GS के क्वेश्चन जो होते हैं, ये जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ये नेट की परीक्षा से अलग होते हैं। कुछ टॉपिक उसमें मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ आपका डिमांड जो है वो ज़्यादा होता है, और प्रश्न जो है वो सीमित होते हैं। 30 ही प्रश्न होते हैं, और 30 प्रश्न में आपको सब पढ़ना होता है। और आज की परीक्षा में, आज के डेट में आपके सब्जेक्ट के अलावा GS का जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा जोरदार है। तो इस लिहाज से भी हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को और गंभीरता से देखने की ज़रूरत है।
अगली बात क्या है कि नेट का जो एग्ज़ाम होता है ना वो आपका 6-6 महीने पर होता है, ठीक। तो वहाँ आपके कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एक तो माइंड में ये चीज़ होती है कि अब पिछले लास्ट बार हमने दे करके देख लिया है, अब उसका एनालिसिस करते हुए हम नेक्स्ट टाइम तैयारी करेंगे। दूसरा, कॉम्पिटिटर आपको बिल्कुल ही कम ही मिलते हैं हर साल, क्योंकि नेट हो चुका है। जिस बंदे का जेआरएफ हो चुका है या बहुत से लोग जो केवल नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे कॉम्पिटिशन में दोबारा नहीं मिलने वाले। लेकिन जब कोई फॉर्म निकलता है असिस्टेंट प्रोफेसर का ना, तो वहाँ वो कॉम्पिटिशन नेट के कॉम्पिटिशन के 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप चाहे जेआरएफ ही हो, लेकिन अब जब आप जाओगे नेट का ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने, तो आप उन्हीं 10,000 जेआरएफ बच्चों के साथ आपको कंपटीशन देना है। तो अच्छी तैयारी, आप जेआरएफ 78% के साथ भी पास हो, लेकिन अब जब आपको तैयारी करनी है वो उन्हीं के बीच में करनी है। और ये बात हमेशा ध्यान रखें, एक और ज़रूरी बात जो मैं कहूँगी, अब इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को यदि आप देखोगे तो जो मेरिट, जो कट ऑफ मेरिट होती है ना, उसमें बहुत कम अंतर होता है। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये जो नंबर का मार्जिन होता है, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। इतने पर पूरी की पूरी मेरिट जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस लिहाज से भी ये कंपटीशन अपने आप में टफ हो जाता है। हाँ, ये मान सकते हैं कि पेपर का लेवल शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल जो है, खासकर उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल पूछता है, वो शायद नेट के परीक्षा से थोड़ा बहुत 19-20 ज़रूर आसान है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन आपको वहाँ से ज़्यादा मिलेगा, ठीक। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो है आपका इंटरव्यू। आपको नेट जेआरएफ में कोई इंटरव्यू नहीं देना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू तक जाते हैं और उसके बाद वहाँ से वापस हो लेते हैं। इंटरव्यू के लिए आपको अलग से तैयारी करनी होती है, उस माइंड सेट से पूरी तैयारी करनी होती है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव अच्छे से पढ़ा जाना होता है। साक्षात्कार कैसे देना चाहिए, क्या उसमें पूछा जा सकता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। यदि आपके कोई भी और प्रश्न भी होंगे इंटरव्यू से रिलेटेड, तो हम उस पर भी बातचीत कर लेंगे। लेकिन इंटरव्यू का जो रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ एक और चीज़ ज़रूरी होती है, एपीआई, ठीक है। एपीआई जिसमें आपके कुछ बुक्स आ सकते हैं, आर्टिकल आ सकते हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आपने किया, ये किया, ये आ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि एपीआई तो यूपीएसएससी या यूपीजेटीसी या किसी कमीशंस के एग्जाम में एपीआई तो नहीं ऐड की जाती है। नहीं, एपीआई आपको, भले उसमें नंबर नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन एपीआई आपके इंटरव्यू के समय बहुत मायने रखती है। उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है, आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो डीपली तैयारी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ये फ़ायदा होता है आपका एपीआई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने से, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आपको अलग से ये सारे एफर्ट करने पड़ेंगे। केवल बुक लिस्ट इकट्ठा कर लेने से काम नहीं चलेगा, या फिर आपने सोच लिया आपने नेट अभी रिसेंट निकाला है, बहुत अच्छा तैयारी करा है। मैं ये मानती हूँ कि नेट की तैयारी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 70%, 75% आपको हेल्प करेगी। लेकिन मैं ये भी बता दूँ कि मेरिट जो है उस 75% के ऊपर ही बनने वाली है। तो और जो कि बहुत समय जो है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का मौका जो है वो आपको हर 6 महीने नहीं मिलने वाला। एक मौका मिलेगा, उस एक मौके को पूरी तरीके से अच्छी तरह से भुना देने का आपको अचीव कर लेना है। उसके लिए आप कोई भी किसी भी तरह की गलती नहीं कर सकते हैं। तो अच्छी बात है यदि आप नेट जेआरएफ हो, लेकिन उस कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, क्योंकि लोग 2-2, 4-4, 5 बार नेट है भाई, उसका कंपटीशन नहीं दे सकते। और नेट के ढेर सारे सर्टिफिकेट इकट्ठा करके आपस दिखाने के काम में आता है। आप एक बार नेट हो तो भी इक्वल है, 10 बार नेट हो तो भी इक्वल है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सब चीज़ें छोड़ करके केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए अपनी एक सेपरेट स्ट्रेटजी बनाते हुए उसको पढ़ना है और पढ़ाई स्टार्ट करने देनी है। एग्जाम का डेट आएगा, उसकी प्रतीक्षा कब आएगा, इसकी प्रतीक्षा करने से बेहतर है आपने जो स्ट्रेटजी बना रखी है, अगले 2 महीनों की बस स्ट्रेटजी बनाइए कि आप 2 महीने के बाद यदि परीक्षा होती है तो आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। तो ये सारी कुछ ज़रूरी बातें थी जो मुझे लगा मुझे सारे ही विद्यार्थियों से कर देनी चाहिए। यदि मैं मान के चलती हूँ आपने अच्छी तैयारी की है, आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो, ये अच्छा है कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस से आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए। कोई और भी प्रश्न है नेट जेआरएफ से रिलेटेड या असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, तो उसके लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेल में पूछ सकते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, जीएस पेपर की कर रहे हैं, नेट फर्स्ट पेपर की कर रहे हैं, या हिंदी साहित्य से यूपीएसएससी, यूपीजीडीसी, पीजीटी या नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस कई सारे जो है स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी सारी डिटेल्स समय टू समय पर आपको चैनल पर मिलती है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलती है, ठीक है। उसके बावजूद भी यदि आपके कोई प्रश्न है बैच से रिलेटेड या तैयारी से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में मेल पर या नंबर पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सभी तैयारी करते रहिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।